हेलो स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 10 द sermon एट बनारस को रीड करेंगे। यह बेटी रेंसो के द्वारा लिखा गया है। बेटी रेंसो कौन थे? ही वॉज एन ऑथर ऑफ सच बुक लाइक वैल्यू एंड वॉइस। यह एक ऑथर थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी, वैल्यू एंड वॉइस। तो इस आर्टिकल में हम गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने बनारस में अपना एक प्रवचन दिया था। तो आइए रीड करते हैं। गौतम बुद्धा 563 BC टू 483 BC बिगिन लाइफ एज ए प्रिंस नेम्ड सिद्धार्था गौतमा। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था और उनकी जो डेथ हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था और वो उत्तरी भारत में रहते थे। उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत एक राजकुमार के रूप में की थी। एट 12 ही वाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर एंड 4 ईयर लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी ए प्रिंसेस। यानी कि जब 12 साल की उम्र थी उनकी तो उनको एक स्कूल में भेज दिया गया था ताकि वो हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों का अध्ययन कर सके। और अध्ययन करने के बाद 4 साल बाद वो एक राजकुमारी से शादी करने के लिए वापस आ गए थे। यहाँ पे सेक्रेड स्क्रिप्चर का मतलब है पवित्र ग्रंथ। दे हैड ए सन, उनको एक लड़का हुआ था। एंड लिव्ड फॉर 10 ईयर एज बेफेटेड रॉयल्टी, और उन्होंने 10 साल की उम्र तक एक शाही जीवन व्यतीत किया था। एट अबाउट द एज ऑफ 25, यानी कि लगभग 25 साल की उम्र तक द प्रिंसेस हेरेटोफोर सेल्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। इससे पहले यानी कि 25 साल की उम्र से पहले तक जो प्रिंस थे वो सांसारिक दुखों से बचे रहे। उनको पता नहीं था कि सांसारिक दुख क्या होते हैं। वाहिल आउट हंटिंग चांस अपॉन ए सिक मैन, देन एन एज मैन, देन ए फ्यूनरल प्रोसेसन एंड फाइनली ए मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स। लेकिन एक दिन जब वो शिकार करने जा रहे थे तो उसको अचानक से एक बीमार व्यक्ति देखा और एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया और एक अंतिम संस्कार दिखाई दिया और अंत में एक साधु को भिक्षा मांगते हुए भी उसने देखा। फ्यूनरल प्रोसेसन का मतलब है यहाँ पे किसी का जनाजा निकालना, यानी कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको लेके जाते हैं। चांस अपॉन का मतलब होता है कम अक्रॉस बाई चांस, यानी कि सडनली। दिस साइड ऑफ मूव्ड हिम, इन दृश्यों ने उसको बदल दिया, यानी कि उसके जीवन को बदल दिया, उसकी सोच को बदल दिया। दैट की ही एट वंस वेंट आउट इन द वर्ल्ड टू सीक इनलाइटमेंट कंसर्निंग द सोरो ही हैड विटनेस्ड। वह तुरंत ही भिक्षु बन गए और संसार में इन दुखों के कारण को जानने के लिए ब्रह्म ज्ञान की तलाश में घर से बाहर निकल पड़े। उन्होंने घर छोड़ दिया। यहाँ पे एनलाइटमेंट का मतलब होता है ए स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज, यानी कि एक ऐसी स्तर या एक ऐसी दशा जिसमें कुछ हाई यानी कि आध्यात्मिक नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में वो निकल पड़े थे। ही वंडर्ड फॉर 7 ईयर्स एंड फाइनली सैट डाउन अंडर ए पीपल ट्री, और 7 सालों तक इधर उधर घूमने के बाद वह अंत में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। वेहर ही वो वेड टू स्टे अनटिल इनलाइनमेंट केम, और वो यहाँ पर बैठकर कसम खा लेते हैं कि जब तक उसको इस ज्ञान की प्राप्त नहीं होगी, इन दुखों के कारण कुछ नहीं जान लेंगे, तब तो कोई यहाँ से नहीं उठेंगे। इनलाइनमेंट आफ्टर 7 डेज, यानी कि 7 दिनों के बाद उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, और उस पेड़ को बोधि ट्री के नाम से जाना जाने लगा। ट्री ऑफ विजडम, बोधि ट्री का मतलब क्या है? ट्री ऑफ विजडम, यानी कि ज्ञान का वृक्ष। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, इस नए ज्ञान को वो बांटने लगे, यानी कि इस ज्ञान की शिक्षा देने लगे, प्रचार करने लगे। एट दैट पॉइंट ही बिकम नोन एज द बोधा द अवेकन और द एनलाइटमेंट, इसी समय पर उन्हें बुद्ध नाम से जाना जाने लगा। बुद्धा का मतलब होता है द अवेकन और द एनलाइटमेंट, यानी कि जागना या नया ज्ञान प्राप्त होना। द बुद्धा preached his first sermon at the city of बनारस।
बुद्ध ने अपना पहला धार्मिक प्रवचन बनारस शहर में दिया था। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगेज। यह जो शहर है वह गंगा नदी के पवित्र घाट पर स्थित है। यहाँ पे डिपिंग प्लेसेस का मतलब है बाथिंग यानी कि घाट। दैट सेवन हैज़ बीन प्रेजर्व्ड एंड इज़ गिवन हियर। इस धार्मिक प्रवचन को यहाँ पे सुरक्षित रखा गया और इसको छापा गया। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। यह एक समझ में न आने योग्य दुख के प्रकार के प्रति बुद्ध के ज्ञान को परिलक्षित करता है। परिलक्षित मतलब शो करना, शो करता है यह बुद्ध के ज्ञान को। यहाँ पे इंस्क्रूटेबल का मतलब है समथिंग विच कांट बी अंडरस्टूड, यानी कि ऐसी बात या ऐसा विषय जिसको समझा न जा सके। किसा गौतमी हैड एन ओनली सन। किसा गौतमी के पास केवल एक ही लड़का था। एंड ही डैड, वह मर गया था। इन हर ग्रीफ सी क्राइड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स। इस प्रकार वह उस दुख में उस अपने मरे हुए लड़के को लेकर अपने पड़ोसियों के पास जाती है। आस्किंग दैम फॉर मेडिसिन, और उनसे कुछ औषधि के बारे में पूछती है। एंड द पीपल सेड, और जो लोग हैं वो पड़ोसी हैं वो क्या कहते हैं, सी हैज़ लॉस्ट हर सेंस, यह पागल हो गई है, इसने अपने सेंस को खो दिया है। द बॉय इज़ डेड, यह बच्चा तो मर गया है। एट लेंथ किसा गौतमी मीट ए मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट। कुछ दूरी पर उसको एक आदमी मिलता है, किसको, किसा गौतमी को, और वह उसके क्वेश्चन का आंसर देता है। क्या कहता है, आई कैन नॉट गिव थी मेडिसिन फॉर द चाइल्ड, यानी कि मैं इस बच्चे को दवाई तो नहीं दे सकता, औषधि तो नहीं दे सकता, बट आई नो ए फिजिशियन हु कैन, परंतु मैं एक फिजिशियन को जानता हूँ, यानी कि एक शल्य चिकित्सक को जानता हूँ जो इसको ठीक कर सकता है। एंड द गर्ल सेड, और जो किसा गौतमी है वो लड़की है वो क्या कहती है, प्रे टेल मी, उससे प्रार्थना करती है, कहती है मुझे कृपया बताओ सर, हु इज़ इट, वह कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, और उस आदमी ने उसको उत्तर दिया, गो टू शक्यामुनि द बुद्धा, आप शक्यामुनि के पास यानी कि शल्यमुनि के पास जाओ। किसके पास जाओ, शल्यमुनि कौन है, बुद्धा, यानी कि आप बुद्धा के पास जाओ। किसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड। किसा गौतमी है जो उसके पास जाती है, बुद्धा के पास जाती है और चिल्लाती है, लॉर्ड माई मास्टर, मेरे भगवान, गिव मी द मेडिसिन, मुझे औषधि दे दो, दैट विल क्योर माई बॉय, जो मेरे इस बच्चे को ठीक कर दे। रेपरेट का मतलब यहाँ पे क्या है, ए स्टाइलिश यूज वेन टू, यानी कि उसके पास जाना एक वे में। द बुद्धा आंसवर्ड, बुद्धा ने आंसर दिया, आई वॉन्ट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने चाहिए। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय, और लड़की यह सुनकर खुश हो जाती है, प्रोमिस टू प्रोक्योर इट, और वह उसको लाने का वादा करती है। द बुद्धा एडिड, और बुद्धा ने आगे कहा कि द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट ए चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट्स और फ्रेंड्स, यानी कि आपने वो सरसों के जो दाने हैं, वो सरसों के बीज है, एक ऐसे घर से लेके आने हैं जहाँ किसी का मृत्यु न हुई हो, यानी किसी के बच्चे की मृत्यु न हुई हो, किसी के हस्बैंड की, किसी के पेरेंट्स की और किसी के फ्रेंड की मृत्यु न हुई हो। और किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, किसा गौतमी है जो वो घर टू घर भटकती रही। एंड द पीपल पीटिड हर एंड सैड, और जो लोगों से प्रार्थना करती रही और कहती रही, हेयर इज़ मस्टर्ड सीड, किसी के पास क्या जो मस्टर्ड हैं यानी कि सरसों के बीज हैं, टेक इट, मुझे दे दो। बट व्हेन सी आस्क्स, परंतु वह उनसे यह पूछती है, डिड ए सन और डॉटर, ए फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, क्या आपके घर में किसी की बेटे की, किसी के फादर की, किसी मदर की डेथ हुई है क्या। दे आंसवर्ड हर, जो उसके नेबर्स होते हैं, पड़ोसी होते हैं, वो क्या कहते हैं, एल्स दे लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी, वो कहते हैं कि मर तो बहुत गए हैं लेकिन जीवित बहुत कम हैं। डू नॉट रिमाइंड अस फॉर आवर डीपेस्ट गिफ्ट, आप हमें हमारे इन दुखों की याद मत दिलाओ। एंड देयर वाज नो हाउस बट सम बिलाउड वन हैड डाइड इन इट, और यहाँ पर उसको कोई भी ऐसा घर नहीं मिलता जहाँ पर किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी बिकम वेरी एंड होपलेस, किसा गौतमी बड़ी दुख हो जाती है और आशा रहित हो जाती है।
वेरी का मतलब होता है दुखी। एंड सैट डाउन एट द वे साइड, और वह बीच में रास्ते में बैठ जाती है। वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और वह जो शहर की जो लाइट होती है उनको देखती रहती है। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्यूज्ड अगेन, वो लाइटें हैं जो चसती हैं और बुझ जाती है। फ्लिकर्ड का मतलब होता है टिमटिमाना, जैसे लीड के बल्ब होते हैं ना। एक्सटिंग्यूज का मतलब होता है बुझ जाना, यानी कि जो लाइट है वो कभी बुझ जाती है और कभी चस जाती है। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर, और जब रात को अंधेरा सभी ओर फैल जाता है। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन, वह विचार करती है अपने भाग्य पे। यहाँ पे फेट का मतलब होता है लक, यानी कि भाग्य, यानी कि वह बैठी बैठी उन लोगों के जीवन के, उनके भाग्य के बारे में विचार करती है। दैट देयर लिव्स फ्लिकर्स अप, और उनका जीवन इस फ्लिकर की तरह ही है, यानी कि इस लाइट की तरह ही है। एंड आर एक्सटिंग्यूज अगेन, यानी कि ऑफ हो जाती है और कभी ऑन हो जाती है। एंड शी थॉट टू हरसेल्फ, वह सोचती है अपने आप, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, मैं कितनी स्वार्थी हो गई हूँ अपने दुख के बारे में। डेथ इज कॉमन टू ऑल, डेथ तो एक सामान्य है सभी के लिए। येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन देयर इज ए पथ दैट लीड्स हिम टू इमोर्टैलिटी हु हैज़ सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, लेकिन फिर भी इस दुख की घाटी में एक ऐसा रास्ता है जो हमें अमरता की ओर ले जाता है और जो सारे इस स्वार्थीपन को समाप्त कर देता है। यहाँ पे वैली ऑफ डिसोलेशन का मतलब है एन एरिया विच इज फील्ड विद डीप सोरो, यानी कि एक ऐसा एरिया जो गहरे दुखों से भरा हुआ हो। द बुद्धा सेड, आगे बुद्ध क्या कहते हैं, द लाइफ ऑफ मोर्टल इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कॉम्बाइंड विद पेन, यानी कि इस संसार में मरणशील व्यक्तियों का जीवन मुसीबतों, दुखों और पीड़ाओं से जुड़ा हुआ है। मोर्टल का मतलब होता है मरणशील। For there is not any means by which those that have been born can avoid dying after reaching old age. There is death of such a nature or living being. ऐसा कोई साधन या तरीका नहीं है जिससे व्यक्ति जन्म लेने के पश्चात मृत्यु को रोक सके। जैसे ही व्यक्ति वृद्ध अवस्था में पहुंचता है और उसकी मृत्यु की संभावना अधिक बढ़ जाती है, ऐसे ही जीवित प्राणियों की प्रकृति है। यहाँ पे मोर्टल्स का मतलब है दोज बॉर्न टू डाई, यानी कि जो मृत्यु से बंधे हुए हैं, जिनका मरना निश्चित है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, सो मोर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। जैसे पके हुए फलों के गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है, वैसे ही जब मरणशील व्यक्ति जन्म लेते हैं, यानी कि जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है, वह कभी भी मर सकता है। एज ऑल earthen vessels made by the potter and in being broken, so is the life of mortals। इसी तरह जैसे कुम्हार के द्वारा बनाए गए सभी मिट्टी के बर्तनों का अंत टूटना है, इसी प्रकार मरणशील व्यक्तियों का जीवन है, अर्थात उनकी मृत्यु निश्चित है। बोथ यंग एंड अडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, ऑल फेल इनटू द पावर ऑफ डेथ, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। चाहे बच्चे हो या प्रौढ़ हो, चाहे मूर्ख हो या बुद्धिमान हो, सभी मृत्यु की शक्ति के आगे झुक जाते हैं, अर्थात सभी की मृत्यु होती है। ऑफ दोज हु overcome by death depart from life, a father can't not save his son nor his man their relation। सभी जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं अपने जीवन से विदा लेते हैं। एक पिता अपने पुत्र को नहीं बचा सकता और न ही सगे संबंधी अपने रिश्तेदारों को बचा सकते। मार्क, while relatives are looking on and lamenting deeply one by one, mortals are cried off। ध्यान रखो, तब जबकि रिश्तेदार देखते रहते हैं और शोक मनाते रहते हैं, एक एक करके मरणशील यानी कि व्यक्ति चले जाते हैं, मर जाते हैं। लाइक एन ओक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर, एक बैल की तरह जिसे कसाई खाने में ले जाया जाता है। सो द वर्ल्ड इज अफ्लेक्टेड विद डेथ एंड डिसे, देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए संसार मृत्यु और दुख से सदा प्रभावित रहता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति संसार की इन बातों को जानते हुए भी
कभी शौक नहीं करते। यहाँ पे अफ्लिक्टेड विद का मतलब है अफेक्टेड बाय सफरिंग डिजीज और पेन, यानी किसी पेन से या किसी बीमारी से सफ़र करना, उससे प्रभावित होना। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। ना तो कोई रोने से और ना ही दुख करने से अपने मन को शांति प्रदान कर सकता। ऑन द कंट्रेरी हिज पेन विल बी द ग्रेटर। इसके विपरीत उसकी पीड़ा बढ़ती जाती है। एंड हिज बॉडी विल सफ़र, और उसका शरीर पीड़ित होता रहता है। ही विल मेक हिमसेल्फ sick and pale, yet the dead are not saved by his lamentation। वह अपने आप को बीमार व पीला बना लेता है, फिर भी मरे हुए उसके इस शोक करने से जीवित नहीं हो जाते। He who seek peace should draw out the arrow of lamentation and complaint। वह जो शांति चाहता है उसे इस शोक, शिकायत और दुख के तीर को बाहर कर देना चाहिए अपने शरीर से। He also has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind। He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed। वह जिसने इस तीर को बाहर निकाल फेंका है और स्थिर हो गया है, मस्तिष्क की अपने ब्रेन की शांति को प्राप्त कर लेगा। वह जिसने सभी प्रकार के दुखों पर काबू पा लिया है, वह सभी दुखों से विमुक्त हो जाएगा और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त कर लेगा। तो गैज इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मुझे आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ इस चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइज।